प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों पर आज हो रहा है मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे चुनाव परिणाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अपने दौरे के दौरान फिर से अपनी बात दोहराते हुए कहा, नए प्रावधान किसानों के हित में है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों में भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए कोविड-19 से जुड़े नए दिशा निर्देश किए जारी। कैंटोनमेंट जोन में बाजार को बंद रखे जाने की एडवाइजरी की गई जारी। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर लगाया जाएगा जुर्माना। और विश्व भर में आज एड्स दिवस मनाया जा रहा है। एचआईवी एड्स जैसे रोग के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए नए उपायों पर आज के दिन किया जा रहा है विचार विमर्श। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधान परिषद के लिए स्नातक क्षेत्र की 5 और शिक्षक क्षेत्र की 6 सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ, शाम 5 बजे तक चलेगा और चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए पहले से ही दिशा निर्देश दिए गए हैं। चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जिन स्नातक क्षेत्रों में आज मतदान हो रहा है उनमें लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी और झांसी शामिल हैं। वहीं शिक्षक क्षेत्र की लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी, बरेली और गोरखपुर सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। इन चुनाव में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर सभी 72 जिलों में आज वोट डाले जा रहे हैं। स्नातक सीटों के लिए 114 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस तरह शिक्षक सीटों के लिए प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतदान करेंगे। मतदान के दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए हर सीट के लिए एक प्रेक्षक तैनात किया गया है। विधान परिषद की 11 सीटों के लिए आज होने वाले चुनाव में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा निर्दलीय समेत कुल 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने इस चुनाव से किनारा कर लिया है। इधर लखनऊ में प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक क्षेत्र के लिए आज हो रहे मतदान केंद्रों का हमारे संवाददाता मौके पर पहुंचे और वहां का जायजा लिया। मतदाता क्या कुछ कह रहे थे, आइए देखते हैं इस खबर में। इस समय स्नातक और शिक्षक दोनों का चुनाव हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी पहली बार सिंबल भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर हो रहा है, जिसमें पार्टी का पूरी तरह से समर्थन है। और हमारी दोनों कैंडिडेट, चाहे शिक्षक ग्रेजुएट कैटेगरी के हों चाहे शिक्षक के हों, दोनों कैंडिडेट बहुत अच्छे मतों से अपनी जीत हासिल करके आने वाले हैं। हम सब लोग उनके इस समय पोलिंग पर बैठे हैं और वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और बहुत अच्छी प्रक्रिया चल रही है। जो व्यवस्थाएं की गई हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वोट डालने में कोई दिक्कत नहीं है। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो रही हैं। काफ़ी अच्छा माहौल है इस वक्त। काफ़ी लोग वोट करके जा चुके हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है हर चीज़ की। और इसके अलावा बहुत सारे लोग वोट डालने जा चुके हैं। हर पोलिंग पे पूरी कैंट विधानसभा की तीनों पोलिंग का जायजा ले रहे हैं बराबर, तो वहाँ पर हर पोलिंग पे अच्छी मतदान हो रहा है। बहुत अच्छा अनुभव रहा और हम सभी का प्रयास है कि शिक्षा को ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए और यही सब मिलजुल करके हम लोग यही चाहते हैं कि शिक्षा में जो भी चीज़ें हम चाहते हैं वो हमारे शिक्षकों के लिए हो सके। लखीमपुर खीरी जनपद में आज स्नातक और शिक्षक क्षेत्र निर्वाचन मतदान चाक चौबंद व्यवस्था के साथ सुरक्षित माहौल में 61 मतदेय स्थलों पर संपन्न कराया जा रहा है। 34,564 मतदाताओं वाले निर्वाचन को संपन्न करने में 12 विकास खंडों, 3 नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायत और जिला पंचायत कार्यालय कर रहे हैं।
वहीं 19 मतदान केंद्रों पर 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 61 माइक्रो ऑब्जर्वर और मतदान कर्मी मतदान ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं। मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है और वो कतार में लगकर मतदान कर रहे हैं। उधर महोबा जिले में भी सुबह 8 बजे से 6 बूथों पर मतदान प्रारंभ हो गया। जिले की सभी तहसीलें महोबा, कुलपहाड़, चरखारी नगरपालिका महोबा, नगर पंचायत कबरई एवं विकासखंड पनवाड़ी को मतदान केंद्र बनाया गया है। सभी मतदाता करीब 10 मिनट की कोविड हेल्प डेस्क गहन जांच और निर्देशों का पालन करने के बाद मतदान केंद्र में प्रवेश कर सके। सभी मतदाताओं का कोविड हेल्प डेस्क में हाथों को सैनिटाइज किया गया। मास्क लगाकर न आने वाले मतदाताओं को मास्क भी उपलब्ध कराए गए। वोट डालने के लिए सभी को हैंड ग्लव्स भी उपलब्ध कराए गए। इसके बाद वे अपना मतदान कर सके। महोबा जिले में आज 4,480 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान बैलेट पेपर से कराया जा रहा है। मतदान के बाद प्रोफेसर डॉक्टर LC अनुरागी ने बताया कि यहां प्रशासन के द्वारा व्यवस्था अच्छी की गई है। केंद्र में कोविड-19 का अनुपालन किया जा रहा है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान आवश्यक है, लेकिन मतदाताओं की कम संख्या चिंता का विषय है। जनपद में अभियान चलाकर नए मतदाता बनाने की जरूरत है। यहाँ व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं। कोविड-19 का अनुपालन किया जा रहा है और हमने ऐसे प्रत्याशी को चुना है जिससे उम्मीद की जा सके कि वो बिना भेदभाव के, जाति पात के भेदभाव के बिना गरीब अमीर सभी के हितों का ध्यान में रखे। ऐसे प्रत्याशी को हमने चुना है। यहाँ पे आपके यहाँ जो व्यवस्था है इस समय बहुत अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे सबसे पहले कोविड टेस्ट किया गया, उसमें हम पूरी तरह से फिट किए। उसके बाद भी हमको ग्लव्स दिए गए और सैनिटाइजेशन कराया गया और हमारे मास्क भी दिया गया। इसके बाद हमने वोट डाला। लोकतंत्र के लिए वोट डालना बहुत आवश्यक है। हाथरस में भी प्रदेश विधान परिषद आगरा खंड शिक्षक स्नातक निर्वाचन के लिए मतदान आज सुबह शुरू हुआ। जिले में 15,538 वोटर स्नातक व 3,015 शिक्षक निर्वाचन के हैं। इनके लिए कुल 31 बूथ बनाए गए हैं। स्नातक के लिए 23 व शिक्षक के लिए 8 बूथ बनाए गए हैं, जहां मतदान जारी है। इसके अलावा 9 पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं। पुलिस फोर्स की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हर तहसील में एक जोनल मजिस्ट्रेट तथा हर सेंटर पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाया गया है। मतदान के दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। यहां आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज कराने के साथ ही उसे मास्क दिए जा रहे हैं और उनके तापमान की भी जांच की जा रही है। पहली बार वोट डालने वाली सोनम ने बताया कि नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों की समस्या को समझ सके और उन्हें दूर कर सके। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने की सारी तैयारी जिला प्रशासन की है। देखिए, पूरी तैयारियां हैं और निष्पक्ष रूप से फ्लॉलेस तरीके से इलेक्शन हो, पूरी तैयारियां हैं। सुबह 8 बजे जो हमारे तीनों सेंटर हैं, यहाँ पे बागला इंटर कॉलेज, हाथरस विकासखंड, मुसान विकासखंड, तीनों पे इलेक्शन शुरू हो चुका है। पोलिंग पार्टियां कल दिन में ही आ गई थी, रात में यही रुकी हैं और लोगों ने भी आकर अपना मतदान देना शुरू कर दिया। किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है और अगर कोई बात होती है तो उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त है। हमारे पीठासीन अधिकारी के अलावा हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, हमारे देखभालों की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी है और हम स्वयं भी पूरे समय राउंड्स पे रहेंगे। अगर किसी तरह की कहीं से समस्या आती है तो उसका तत्काल। वहीं कृषि सुधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक बार फिर से अपनी बात सामने रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि नए प्रावधान किसानों के हित में है। उन्होंने विपक्ष पर किसानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि उनकी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड किसानों के हित में फैसले लेने का रहा है और अभी जो फैसले लिए गए हैं उनका फायदा हर किसान को मिलेगा। मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। जिन किसान परिवारों की अभी भी कुछ चिंताएं हैं, कुछ सवाल है, तो उनका जवाब भी सरकार निरंतर दे रही है, समाधान करने का भरपूर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के कल्याण को हमेशा से अपनी शीर्ष प्राथमिकता में से रखा है। हाल में ही संसद के सत्र के दौरान किसानों के कल्याण के लिए 3 ऐतिहासिक कृषि सुधार कानून बनाए गए, जिनसे किसान दशकों के बंधन से मुक्त हुआ। हालांकि इन सुधारों पर कुछ दलों की ओर से किसानों के बीच भ्रम फैलाया गया, जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी ने देश के किसानों को भरोसा दिया कि गंगा के जल के
समान पवित्र नियत से कृषि सुधार किए गए हैं और उन्हें भरोसा दिया कि जिन किसानों को कुछ शंकाएं हैं वो भी भविष्य में इसका फायदा उठाएंगे। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। आशंकाओं के आधार पर भ्रम फैलाने वालों की सच्चाई लगातार देश के सामने आ रही है। जब एक विषय पर इनका झूठ किसान समझ जाते हैं तो ये दूसरे विषय पर झूठ फैलाने लग जाते हैं। देश के किसान इस बात को भली भांति समझते हैं। प्रधानमंत्री वाराणसी से उन लोगों और दलों पर भी बरसे जो किसानों के साथ लंबे समय से छल कर रहे थे और झूठ फैलाने में लगे हुए थे। किसान अगर सरकारों की बातों से कई बार आशंकित रहता है तो उसके पीछे दशकों का ये लंबा छल का इतिहास है। जिन्होंने वादे तोड़े, छल किया, उनके लिए ये झूठ फैलाना एक प्रकार से आदत बन गई है, मजबूरी बन चुका है। प्रधानमंत्री ने उदाहरणों के जरिए बताया कि उनकी सरकार किसानों के लिए जो कुछ कहती है वो करके दिखाती है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें घोषणाएं करती थी, किसानों के नाम पर बड़े बड़े कर्ज माफी के पैकेज घोषित करती थी, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों तक ये पहुंचते ही नहीं थे। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देश के अन्नदाताओं को भरोसा दिया कि मंडियां और एमएसपी समाप्त नहीं हो रहे हैं। गेहूं पर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को एमएसपी का मिल चुका है, यानी लगभग 2 गुना। अगर मंडियां और एमएसपी को ही हटाना था तो इतनी बड़ी हम ताकत क्यों देते भाई? प्रधानमंत्री ने देश के अन्नदाताओं को बताया कि नए कानून कैसे उनके लिए उपयोगी हैं और इससे उन्हें क्या क्या फायदा मिलेगा। सरकार की तरफ से प्रकल्प, किसान के लिए विकल्प, और दोनों साथ साथ चले तभी देश का कायाकल्प होता है। कृषि सुधार कानूनों के लागू होने के बाद से प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि सुधार किसानों के लिए बेहद अहम है। रविवार को मन की बात में भी पीएम ने कहा कि इन सुधारों से किसानों के लिए नए द्वार खुलेंगे। उधर देश के गृह मंत्री और कृषि मंत्री भी आंदोलन कर रहे किसानों को लगातार यही बात समझा रहे हैं और उनसे वार्ता की भी लगातार पेशकश कर रहे हैं। हालांकि किसानों के मन में अभी भी कुछ भ्रम है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से किसानों के सामने अपनी बात रखी, उससे उम्मीद है कि जल्द किसान भाइयों के मन में भ्रम साफ होगा। भारत माता की। वाराणसी से हरिकेश और राजेश राज के साथ डीडी न्यूज। किसानों के मुद्दे पर भाजपा अध्यक्ष के घर चल रही बैठक खत्म हो गई है। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल शामिल हुए थे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठन के प्रतिनिधियों को आज बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे आज बुलाई गई है। इसके लिए किसानों के 32 संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में उन सभी संगठनों को निमंत्रण दिया गया है जिन्होंने पिछली बार बैठक में बुलाया गया था। सर्दी और कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए ये वार्ता जल्दी रखी गई है ताकि किसान संगठन के सदस्यों को परेशानी न हो। एक दिसंबर को दोपहर 3 बजे विज्ञान भवन में उन सभी किसान यूनियन के नेताओं को आमंत्रित किया गया है जो पहले दौर की वार्ता में उपस्थित थे। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियन के महानुभावों को और किसान बंधुओं को यह आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता त्याग कर वो चर्चा करें और विज्ञान भवन में पधारें। चर्चा से जो रास्ते निकल सकते हैं वो सरकार उस पर विचार करने के लिए पूरी तरह पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। सुधार कानूनों का एमएसपी से कोई लेना देना नहीं। एमएसपी पहले भी चालू थी, अभी भी एमएसपी पर खरीद हुई है। कृषि सुधार कानून ये किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म किए गए थे और निश्चित रूप से किसान के हित के ही है।
कृषि विधेयक के विरोध में कई स्थानों पर विरोध कर रहे किसानों को लखनऊ के किसानों ने गलत बताया है। लखनऊ के किसानों ने कहा कि लंबे समय से किसानों के लिए ऐसे विधेयक की आवश्यकता थी जो मोदी सरकार ने बनाया है। इस विधेयक से बिचौलिए समाप्त होंगे और किसानों को फसल का सही मूल्य मिल पाएगा। ये विधेयक किसानों के फायदे में है और इससे आने वाले भविष्य में किसानों को बड़ा लाभ होगा। ये जो किसान लोग ने नेता नगरी के चक्कर में जो वो किया है धरना प्रदर्शन, ये बहुत गलत है। मोदी जी ने जो किसान के कानून उठाए हैं वो बहुत सही है। इससे हमारा व्यवसाय अच्छा चलेगा, हमारा घर अच्छा चलेगा। ये नेताओं के चक्कर में जो किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है तो बहुत गलत किया है। ये मोदी जी ने जो कानून बनाया है तो बहुत अच्छा बनाया है। इससे हमारे लोगों को फायदा होगा। इस समय जो किसान लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं और हम लोगों के लिए जो मोदी जी ने कानून बनाया है हम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। किसान आंदोलन हो रहा है उसमें राजनीति के दौड़ में जो है लोग भ्रमित हैं और प्रेरित हो रहे हैं। इससे जो है कोई किसान को फ़ायदा नहीं मिलेगा। अब जो मोदी जी ने जो कानून बनाया है वो हमारे लिए आने वाले समय में फ़ायदेमंद होगा और लाभ मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजार के लिए कोविड-19 से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने और खाली समय में शॉपिंग करने वालों को छूट देने जैसे प्रोत्साहन को अपनाने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में बाजार को बंद रखे जाने की बात कही गई है। बाजार वाले इलाकों में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले आने पर बाजार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले दुकानदारों और कर्मचारियों को बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। दिशा निर्देशों में दैनिक सामानों की आपूर्ति के लिए ऑनलाइन बुकिंग और घरों तक डिलीवरी जैसे विकल्पों को प्रोत्साहन देने के लिए भी कहा गया है। मार्केट में इस पर कोविड के अनुरूप व्यवहार के नियमन के लिए बाजार संघ भी विभिन्न उपाय अपना सकते हैं। एडवाइजरी में बाजार के प्रवेश स्थल और पार्किंग जैसी जगहों पर सरकार द्वारा अनुमोदित बहुत कम दर पर मास्क वितरित करने का सुझाव दिया गया है। सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 88,89,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 41,985 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.94% हो गई है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। समाचार अभी और भी हैं, पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार या फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, पर 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। विराम के बाद दूरदर्शन समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 1 दिवसीय दौरे पर सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने लखनऊ में हो रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लखनऊ में हो रहे विकास कार्यों की स्थिति पर
संतुष्टि जताई। टेढ़ी पुलिया पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्षा मंत्री का भव्य स्वागत किया और रक्षा मंत्री ने कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की। इस मौके पर लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया और क्षेत्रीय विधायक नीरज बोरा मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने किसान पथ का भी जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। इधर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ पहुंचने पर सबसे पहले सुल्तानपुर रोड स्थित किसान पथ का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर तक किसान पथ शुरू करने का निर्देश दिया। राजनाथ सिंह ने 26 जनवरी तक टेढ़ी पुलिया व चरक फ्लाईओवर तैयार करने के भी निर्देश दिए। बरेली में बन रहे एयरपोर्ट से उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए चार्टर प्लान की सुविधा शुरू की जाएगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली एयरपोर्ट के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने बरेली एयरपोर्ट का दौरा किया और फ्लाइट शुरू होने में हो रही देरी की वजह जानी। अधिकारियों ने बताया कि बरेली एयरपोर्ट अब यात्री वाहन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयरपोर्ट की पुरानी बिल्डिंग पहले ही बनकर तैयार हो चुकी है, जबकि नई बिल्डिंग का काम भी समाप्ति की ओर है। अपने निरीक्षण के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बरेली से जल्द ही फ्लाइट शुरू कर दी जाएगी। वो नागरिक एवं उड्डयन मंत्री से बात जो भी समस्या है उसे सुलझाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बरेली से केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए चार्टर प्लेन की सुविधा भी शुरू की जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो। तो किसी दिन भी अगर मुझे लगता है कि इनको अगर जानकारी मिलेगी तो 2-3 दिन के अंतराल से सारे प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और अब जैसा भी समझ में आया कि पहले तो इन्होंने एक टर्मिनल के लिए पुराना स्पेस जो तय किया था, अब तो नया भी पूरा तैयार हो गया है। मैं कल ही दिल्ली माननीय मंत्री जी का संपर्क करूंगा कि दिसंबर में जो सर्विस अब शुरू होने की प्रक्रिया हो रही है तो उसमें बरेली प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में चल रही 69,000 शिक्षक भर्ती के दूसरे चरण में नियुक्ति पत्र 5 दिसंबर को बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वहीं लखनऊ समेत अन्य जिलों में प्रभारी मंत्री, सांसद और विधायक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस नियुक्ति प्रक्रिया के पहले चरण में 31,277 पदों पर भर्ती की गई। इसमें लगभग 28,320 शिक्षक पदभार ग्रहण कर चुके हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पर्यावरण प्रदूषण मुक्त के लिए साइकिल यात्रा निकाली। मथुरा के वृंदावन की गलियों में चलाई साइकिल लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने अपनी एस्कॉर्ट गाड़ी को छोड़कर कुंज गलियों में साइकिल के जरिए भ्रमण किया और लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया। ऊर्जा मंत्री ने लोगों को संदेश दिया कि बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सभी लोग प्रयास करें। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण हर दिन बढ़ रहा है। हम सभी का दायित्व है कि हम उसे कम करने के लिए यथासंभव प्रयास करें। उन्होंने विद्युत संबंधी समस्याओं के बारे में भी लोगों से बातचीत की। अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम स्वच्छ वातावरण दें। जब हम पैदा हुए थे तो हमको स्वच्छ वातावरण मिला था। मैं स्वयं जब हम छत पर सोते थे तो आकाश गंगा दिखाई देती थी। आज आकाश गंगा दिखाई नहीं देती है। तारे भी बहुत उतनी नहीं दिखाई देते जिस तेज गति से चमकते हुए तारे दिखाई देते थे। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज नदियां दूषित हैं, आज कहीं ना कहीं गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, वायु दूषित है। तो हम सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि हम सब निजी तौर पर, सरकारें अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन हम अपने ब्रज को, अपने उत्तर प्रदेश को वायु प्रदूषण से मुक्त करने के लिए निजी तौर पर नागरिक के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने सबको आह्वान किया है, संतों का भी आह्वान किया है और संतों ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत भी किया। आज विश्व एड्स दिवस है। HIV एड्स एक ऐसा रोग है जिससे बचाव संभव है। HIV का संक्रमण कैसे फैलता है और HIV के संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। HIV का संक्रमण वैसे तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा होता है। जब 4-5 साल हो जाते हैं तो पेशेंट को लूज मोशन होने लगते हैं, उसका वजन कम होने लगता है और साथ में उसको बुखार रहने लगता है और कई बार पेशेंट को कफ होने लगता है, खांसी, बलगम आने लगता है
और तरह तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। उसमें बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन जो इंडिया में होता है उसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो अगर किसी भी पेशेंट को जो हाई रिस्क बिहेवियर हैं या HIV के सिम्टम्स होते हैं, उस मरीज को वॉलंटरी काउंसलिंग टेस्टिंग सेंटर जाना चाहिए, जो हर हॉस्पिटल में, हर नियरेस्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। HIV विषाणु शरीर में प्रवेश कर CD4 कोशिकाओं पर हमला करता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है। यदि सही समय पर इलाज शुरू न किया जाए तो रोगी की स्थिति बिगड़ने लगती है। एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट द्वारा व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। हमें प्रोटेक्टिव सेक्स करना चाहिए, उसके लिए हमें कंडोम यूज करना चाहिए, मल्टीपल पार्टनर नहीं होने चाहिए। दूसरा, मदर से बच्चों में जो होती है बीमारी का ट्रांसफर, उसको हमने एंटीनेटल क्लिनिक में जाके टेस्ट मदर को करवाना चाहिए कि HIV पॉजिटिव हैं तो उनको HIV की दवाएं शुरू करनी चाहिए। नंबर 3, कुछ लोग जो IV ड्रग यूजर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द, वो दूसरों से निडल्स शेयर करते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है HIV इन्फेक्शन के ट्रांसफर का। सेक्स वर्कर्स हैं, उनमें भी चांसेस होता है HIV की बीमारी का। और जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं हम आजकल, उसमें हम HIV की टेस्टिंग करते हैं। बचाव के लिए आवश्यक है कि HIV इन्फेक्शन के बारे में जानकारी हो, जोखिम भरे व्यवहार से बचाव किया जाए, सावधानी अपनाकर HIV के संक्रमण से बचा जा सकता है। मथुरा में डाक विभाग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र देने की समय सीमा 28 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी है। मथुरा जिले में ऐसे करीब 16,500 लोगों को लाभ होगा जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करा पाए हैं। कोविड-19 महामारी और इससे बुजुर्गों को खतरे को देखते हुए EPFO ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे जनपद में सभी शाखाओं द्वारा उनके घर घर जाकर पेंशनर प्रमाण पत्र शुल्क 70 रुपए फीस लेकर मुहैया करा रहे हैं। ये मेरा पेंशन आगरा से बन के आता था, बार बार मुझे वहाँ जाना पड़ता था। पोस्ट ऑफिस ने बहुत अच्छी सुविधा लगाई है, घर के नजदीक से मेरा काम हो गया। और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी बहुत ही समय से मैं मोबाइल घर भूल गया था, तो उन्होंने टाइम दिया, बोले कोई बात नहीं आप आइए, मैं यहाँ बैठा हूँ। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सुविधा गवर्नमेंट ने जो लागू की है। भारत सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने का प्रोविजन बनाया है और इसमें समस्त हमारे ग्रामीण क्षेत्र के पोस्टमैन भी, शहरी पोस्टमैन लाइफ सर्टिफिकेट बनाते हैं। और इसकी फीस जो है सरकार ने 70 रुपये निर्धारित की रखी है, सिर्फ इसीलिए कि दूर सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की सुविधा ना हो, इसलिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोविजन किया गया है। मथुरा जिले में समस्त पोस्ट ऑफिसों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यहाँ 50 डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस हैं और 204 ग्रामीण क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस हैं, सभी जगह सुविधा उपलब्ध है। मेरठ में वुमेन्स क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रथम गेम सिटी एरिना अनुराधा मेमोरियल गर्ल्स इन्विटेशनल टूर्नामेंट 2020 का उद्घाटन भारतीय महिला क्रिकेटर लतिका कुमारी द्वारा किया गया। ट्रस्ट के महाप्रबंधक व टूर्नामेंट के अध्यक्ष नलिन अग्रवाल ने बताया कि यह टूर्नामेंट लड़कियों के क्रिकेट समुदाय को बढ़ावा देने व महिला सशक्तिकरण के लिए कराया जा रहा है। पहले दिन टूर्नामेंट में 3 मैच खेले गए, 2 मैच दिन में खेले गए और 1 मैच रात्रि में खेला गया। पहला मैच गेम सिटी एरिना क्रिकेट अकेडमी और बरेली स्टार्स के बीच खेला गया। गेम सिटी एरिना ने बरेली स्टार्स को 6 विकेट से हराकर दूसरे मैच में जीत हासिल की। गेम सिटी एरिना की तरफ से वर्णिका चौधरी को उनकी शानदार बल्लेबाजी के लिए वुमेन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरा मैच मन्नत स्पोर्ट्स राजस्थान और GIC क्रिकेट अकेडमी मेरठ के बीच खेला गया। मन्नत स्पोर्ट्स राजस्थान ने GIC क्रिकेट अकेडमी मेरठ को 9 विकेट से हराकर दूसरे मैच में जीत हासिल की। प्रदेश के बुलंदशहर का सैकड़ों वर्ष पुराना पोट्री उद्योग अब विश्व स्तर पर अपनी पहचान कायम करने जा रहा है। खुर्जा स्थित पोट्री का आधुनिक चाक अब से कुछ दिन पहले लॉकडाउन हो जाने के कारण
बंद था। मिट्टी में घूम रहा विकास का पहिया न जाने कितने श्रमिकों के चेहरे पर मुस्कान लाया है। श्रमिकों को मुस्कान से ही इन बर्तनों में रंग आ गए हैं और गोदाम फिर से गुलजार हो गए हैं। शहर में जगह जगह क्रॉकरी पॉटरी के उद्योग के उत्पाद दिखाई दे रहे हैं। लगातार खरीदार के हाथ इन प्रोडक्ट की तरफ खरीदने को बढ़ रहे हैं और नए नए उत्पाद पॉटरी उद्योग से जुड़े कारोबारी ला रहे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल जनपद का ये पॉटरी उद्योग लगातार पिछले 3 साल से विकास के पथ पर अग्रसर है। प्रतिवर्ष यहाँ नए उद्योग धंधे इस क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, जिसमें काफी संख्या में श्रमिकों को भी रोजगार मिल रहा है। लगभग 400 छोटी बड़ी पॉटरी उत्पाद की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और वित्तीय सहायता देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके कारण अभी तक 15 से 20% इकाइयां एक्सपोर्ट में जुड़ी हुई हैं। प्रशासन का प्रयास है कि इन्हें गैस लाइन के माध्यम से जोड़कर सभी उद्योगों को ऑनलाइन पोर्टल से जोड़कर इस स्तर पर लाया जाए कि विश्व स्तर पर कोई भी उपभोक्ता इनसे अपने उत्पाद खरीद सके। इसके लिए केंद्र सरकार की मदद से पोर्टल बनाया जा रहा है। इंडस्ट्री, लेकिन अब उसमें सुधार आया है काफ़ी। देखिए, कोरोना काल में तो थोड़ा डिस्टरबेंस था, इंडस्ट्री सरवाइव कर रही थी, लेकिन कोरोना काल के पूरा होने के बाद जैसे ही ये फेस्टिवल सीज़न आया, दीपावली की ख़रीदारी के लिए लोग निकले, तो निश्चित रूप से खुर्जा इंडस्ट्री ने थोड़ा सरवाइव किया है और अब बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन खुर्जा पॉटरी के लिए है। इसमें 2 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है जो इसकी वजह से खुर्जा पॉटरी इंडस्ट्री को ऑक्सीजन मिल रही है। नंबर 1, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आदरणीय योगी जी ने इसको प्रमोट किया है और दूसरा, लोकल फॉर वोकल का जो आवाज़ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में निकाली है, उसे निश्चित रूप से क्रॉकरी के काम में अब हमें लगता है कि दिन सुधरने वाले हैं और सुधर रहे हैं। जिस कैटेगरी में सिकंदराबाद अथवा फिरोजाबाद गैस जिस प्राइस पर मिल रही है, उसी प्राइस पे अगर हमें खुर्जा में मिलेगी तो निश्चित रूप से हम चाइना को बहुत दूर तक पछाड़ देंगे। जहाँ तक माल की डिमांड की बात है, वो तो बड़ी है इस समय, और आपको बताइए पीछे लॉकडाउन का माहौल रहा था, उसके बाद माल की डिमांड भी बढ़ी है। पर अभी भी जो हमारे पीछे होने की वजह है, हमारी इंडस्ट्रियों के पीछे होने की वजह, वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गैस के रेट ज़्यादा हैं। फिरोजाबाद की तर्ज पे अगर हो जाए हमारे रेट गैस के, तो हमारे यहाँ भी उसका पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, हमारे यहाँ एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत खुर्जा पॉटरी प्रसिद्ध है। यहाँ पे 400 से ऊपर इकाइयाँ हैं, लेकिन लगभग 10 से 15% इकाइयाँ ही बाहर एक्सपोर्ट कर पाती है। तो जिला प्रशासन की कोशिश है कि बाकी जो 80-85% इकाइयाँ हैं उनको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने जितने भी गवर्नमेंट के कार्यक्रम हैं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण स्वरोजगार योजना, NRLM, डूडा है, ODOP के अंतर्गत जो लोन मिलता है वो हम जो कमज़ोर यूनिट है उनको लोन दिला रहे हैं। एक इमरजेंसी लोन की भी व्यवस्था है जिसको इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।